मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोनों ने यौवन की दहलीज पे कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती ही थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वो दक्ष थी। इसी वजह से उसे बचपन से ही उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। उषा और निशा दिल्ली के विकासपुरी के मशहूर कारोबारी सुभाष तायल की लाडली बेटियां। उषा निशा से 2 वर्ष बड़ी थी। उषा का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं निशा बेहद खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुचकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार की छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छिपी खेलती, तो कभी गुड्डू गुड़िया का ब्याह रचाती। उषा निशा को अक्सर चिढ़ाया करती, जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है, वैसा ही तेरा दुल्हा होगा। निशा भी तमक का जवाब देती, अरे तू देख लेना, मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती ही थी। वो बचपन से ही अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उषा भी सुंदर है, मगर निशा का तो जवाब नहीं। खाना तो उषा भी अच्छा बनाती है, मगर निशा जैसा नहीं बना सकती। निशा को देखो, फिर क्लास में अव्वल आई है, और उषा फिर से पास हुई है। और उषा ही क्यों, आस पड़ोस और क्लास की लड़कियां से भी जब भी उसकी तुलना की जाती, वो हमेशा अव्वल घोषित की जाती। इन्हीं तारीफों के सदके उसके अवचेतन में खुद को नंबर 1 होने का भाव भर दिया जाता। इसे सदा यही लगता कि कोई भी दूसरी लड़की उसके मुकाबले में कुछ नहीं। सुभाष तायल की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे, और एक शुभ संयोग से उषा का रिश्ता भी लक्ष्मी नगर निवासी अजय से हो गया। अजय एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखता था। अपने पिता का इकलौता बेटा और बहुत ही हैंडसम था। निशा ने जब अजय को देखा, मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट से निकलता हुआ कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, बेहद सलीकेदार, साथ ही साथ बेहद अमीर। सचमुच वो किसी नौ यौवना के सपनों का राजकुमार हो सकता था। उषा और अजय की शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुभाष तायल ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान निशा सज संवर कर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हर जगह आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ा कि वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां गिर पड़ी, तो लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी। पूरे विवाह उत्सव में निशा के रंग रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ। उषा अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीले सागर में चली गई। सुंदर संसार था। अजय हर लिहाज से एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ, और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। वो हर लड़के की तुलना मन ही मन अजय से करती। कोई लड़का लुक में अजय से कमतर होता, तो कोई पैसे से। किसी का परिवार बड़ा होता, तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। निशा एक तरह से मृग तृष्णा में जी रही थी। उसके अवचेतन में कोई यह कबूल ही नहीं था कि उसका घर वर किसी भी लिहाज से उषा से कमतर हो। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते, ये छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का मुगालता चढ़ा था। इसी उपाहों में वो 2 वर्ष बीत गए। रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष तायल के सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नज़र लगी। एक दिन उनकी दुकान और गोदाम का इनकम टैक्स की रेड हुई, और उनके अकाउंट में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया, और उन पर 2 करोड़ का भारी जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते तो उनको जेल भी हो सकती थी। संकट की इस भीषण घड़ी में उनके पुराने दोस्त मित्र राम निवास गोयल ने उनका साथ दिया।
रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2.5 करोड़ के बजाय सिर्फ 25 लाख का जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गए, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ केस खत्म करवा दिया। एक तरह से सुभाष तायल बड़े सस्ते में छूटे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास की मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनको हद से ज़्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और कईयों का एहसान अपने सिर पर ले लिया था। सुभाष तायल दिल से रामनिवास के बहुत बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मांगते तो वो ना नहीं कर पाते। 3-4 महीना बाद जब सारा मामला फारिग हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष तायल से अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष तायल के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बड़ा अंतर था। यूँ तो रामनिवास भी पुराने ख़ानदानी रईस थे, मगर उनका अपने 2 बड़े भाइयों से पुश्तैनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था। अब मामला कोर्ट में था। उन दिनों का दाल मिल रोड पर अपनी 3 कमरे की एक ठीक ठाक वाले फ्लैट में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान में बैठते थे। राजीव एक मध्यवर्गीय सोच रखने वाले लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था, जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक सीमित थी। देखा जाए तो ना तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवार में रिश्ता होने लायक मेल था और ना ही निशा के सामने राजीव कहीं ठहरता था, मगर फिर भी एहसास के बोझ तले सुभाष तायल इनकार ना कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों की गहमा गहमी और इस संकट से निकालने वाले रामनिवास का योगदान निशा से छिपा हुआ नहीं था। उन दिनों वैसे भी उनके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। राजीव उसे ज़रा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमन से हाँ कर दी। 2 महीने बाद एक सुरुचिपूर्ण समारोह में राजीव और निशा का विवाह हो गया। इस बार चूंकि लड़के वाले अपेक्षाकृत कम हैसियत वाले थे, इसलिए विवाह का आयोजन उतना भव्य और धूमधाम वाला नहीं था जितना उषा के विवाह में था। दुल्हन के श्रृंगार में निशा पर भी कुछ ऐसा रूप चढ़ा था कि चारों तरफ वाह वाह हो गई थी। राजीव अपनी किस्मत पर फूले नहीं समाता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था किस्मत उसके लिए इतनी खुशियाँ लेकर आएगी। उसे अपना दामन छोटा लगने लगा। एक तो होने वाले ससुराल की साधारण हैसियत, दूसरे जीवन साथी के रूप में राजीव का साधारण व्यक्तित्व और ऊपर से विवाह समारोह भी साधारण। निशा के दिल में कोई उत्साह उमंग नहीं थी। सारी जिंदगी हमेशा सबसे ऊपर रहने वाली निशा अपने जीवन में इतने अहम मोड़ पर पिछड़ गई थी। उसके बचपन में उषा द्वारा भोलेपन से कही गई बात, तेरा दूल्हा तो काला कुलूठा होगा, मानो आज श्राप बनकर सच हो रहा था। यह टीस, यह कसक उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। पूरे विवाह समारोह के दौरान वो खिंची खिंची रही, हर रीति रिवाज को बेमन से निभाती रही। वरमाला हो, फेरा हो, श्लोक सुनाई हो या विदाई, यंत्रवाद सी हर रस्म निभाती रही। विदाई से पहले वर वधू ने जुआ खेलने के दौरान जब राजीव ने पानी में मुंदड़ी ढूंढने के दौरान उसका हाथ शरारत से पकड़ लिया तो उसने बड़ी बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। राजीव को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि निशा कुछ असहज है, मगर उसने इसे एक ही बेटी द्वारा पिता का घर छोड़ने की वेदना ही समझा। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह निशा को इतना प्यार देगा कि वह अपना मायका भूल जाएगी, उसे कभी किसी बात के लिए शिकायत का मौका नहीं देगा। बार बार वो निशा की ओर मोहब्बत भरी नज़रों से निहारता। उसकी उल्फत की परवाज़ उरूज पर होती जाती, मगर सुहाने सपने अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। राजीव को क्या मालूम था, जिस मूरत को उसने मन मंदिर में इतने प्यार से बिठाया था, उसकी पूजा करने लगा था, उस मूरत में प्राण नहीं थे, जज्बात नहीं थे, प्यार मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। वह मूरत उसके लिए सिर्फ एक पत्थर का तराशा हुआ हसीन मुजस्समा था, जिसके कदमों में अपनी उल्फत के फूल चढ़ाने के बदले उसे
मिलनी थी बेरुखी, बेदिली और नफरत। निशा विदा होकर ससुराल आ गई। आज उसकी सुहाग रात थी। राजीव के लिए एक एक पल सदियों के समान बीत रहा था। सारे दिन पड़ोस और रिश्तेदारी की औरतें आती रही, राजीव के यार दोस्त आते रहे। सब ने चांद जैसी बहू के आने की बधाइयाँ दी। राजीव को मन ही मन उन सभी पर गुस्सा आ रहा था। ये बुढ़िया टलती क्यों नहीं? यह दोस्त कमीने मन ही मन तो मेरी किस्मत से जल रहे हैं। उसका बस चलता तो वो अभी भी रात कर देता। खैर, मुँह दिखाई के रस्म और दिन में 2-3 घंटे आराम के बाद आखिरकार मिलन की बेला भी आ गई। राजीव ने बड़े अरमानों से अपना कमरा सजवाया था। दिल में हजारों अरमान लिए उसके सुहाग कक्ष में प्रवेश किया। उम्मीद के मुताबिक फूलों से सजी सेज पर निशा यूं बैठी थी कि उसके पैर सामने की ओर आधे मुड़े थे और घुटने मुखड़ा टिकाए वह चुपचाप बैठी थी। राजीव ने नजर भर कर उसकी दुल्हन को देखा। काश वह एक चित्रकार होता तो इस अद्वितीय सुंदरता को कैनवस पर उतार कर अमर हो जाता। काश वह एक शायर होता तो इस बेपनाह हुस्न की शान में कितने ही सफ़े भर देता। मगर शायद कोई भी चित्र या कलम उसकी पत्नी अप्रतिम सौंदर्य के समकक्ष फीके ही रहते। मीठी मीठी राग भरी अनुभूतियों के साथ वो पलंग पर निशा के बगल में बैठ गया। दिल में अरमानों का सागर हिलोरे मार रहा था। आंखों में सजीले सपने तैर रहे थे। लबों पर मीठी मुस्कान खेल रही थी। निशा ने सिर उठाया। राजीव के कुछ बोल पाने से पहले ही उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, राजीव मीठे स्वर में बोला। उसे नहीं मालूम था अरमानों के सुलगते शोलों पर बेरुखी की बारिश होने वाली है। जी देखिए, मैंने यह शादी अपनी खुशी और मर्जी से नहीं की है। आप मुझे पति के रूप में ज़रा भी पसंद नहीं। आपके पापा ने हमारे परिवार पर जो एहसान किया था, इस वजह से मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर सकी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दिलों का मिलन होता है। और मेरे दिल में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज की रात यदि सिर्फ मेरा शरीर ही हासिल करना है तो आप कर सकते हैं, मगर आपका यह कृत्य मेरे लिए बलात्कार ही होगा। मैं दिल से इस मिलन को कबूल नहीं कर सकती। बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था कह दिया। कहकर निशा ने सिर झुका लिया। यह शब्द पिघले शीशे की तरह राजीव के कानों में पड़े। उसे दुनिया डोलती से महसूस हुई। कई क्षण तो उसे समझ में नहीं आया वो क्या कहे। होंठ सूख गए, गले में गोला सा अटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका, खुद पर जब्त किया और बोला, नहीं नहीं निशा, मेरे लिए भी आज की रात का मतलब सिर्फ तुम्हारा शरीर हासिल करना नहीं है। उस शरीर को हासिल करने की भी क्या होगा जिसके अंदर धड़कते दिल की किसी धड़कन में मेरा नाम नहीं। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। विश्वास रखना, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा। एक क्षण को चुप्पी सी छाई रही। राजीव ने पलंग के सिरहाने रखा तकिया उठाया, पलंग का घेरा काट कर दूसरी ओर पहुंचा और निशा की ओर पीट करके लेटता हुआ बोला, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। निशा ने भी चुपचाप उसकी ओर पीट कर ली और लेट गई। कमरे में चलता रहा, मगर एक सुलगते रिश्ते की तासीर कमरे से भी अधिक ठंडी हो रही थी। सुहाग सेज पर सजे फूल फिजा को महकाते रहे, मगर उल्फत और समर्पण का महकता रिश्ता अपनी खुशबू खो रहा था। मिलन की रैना बीती। आफताब ने फिर से अपना नूर से दुनिया को रोशन किया, मगर राजीव के वैवाहिक जीवन की काली रात तो जाने कितनी लंबी थी। उसकी हसरतों का सूरज तो शायद हमेशा के लिए डूब चुका था। राजीव ने अपने दिल का दर्द किसी पर भी जाहिर नहीं किया। हर किसी के सामने यूं जाहिर करता मानो उसका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद है। दिन में सबके सामने वह एक आम पति की तरह व्यवहार करता और रात में दोनों एक ही पलंग पर इस तरह सो जाते मानो ट्रेन के आमने सामने की बर्थ पर दो अनजान मुसाफिर।
तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का सेकंड पार्ट आपको जल्द सुनने को मिलेगा। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।